ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका 29। 3 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे पास जो खत्म करने हैं, बाकी तो सारे हो चुके हैं खत्म। 29 आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, और ये है कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैलकुलेट करना, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, ये ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन जो है वो गिवन है आपके इथेनॉल के, और डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, ये ना भी देते हैं ना, हमें पता था तब भी डेंसिटी वाटर की क्या होती है, 1 होती है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, मोलैरिटी। गिवन एक ही चीज गिवन है, मोल फ्रैक्शन कितना, 0.040, ये है आपका। तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, और क्या क्या चीज जो हमें इसमें ध्यान रखनी है वो भी आपको इसमें बता दी जाएगी। देखो, सबसे पहला काम है हमारा मोलैरिटी का एक पहला सेटअप बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज इसमें चाहिए। ठीक है, ये चीजें एक्स्ट्रा है, एडवांस से हटाओ यहाँ से। सबसे पहले तो एक खाली पेज चाहिए। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या क्या चीज हमें चाहिए। भाई जो चाहिए वो हम रखते हैं राइट में, हमें मोलैरिटी चाहिए, जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दे क्या रखा है इन्होंने, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन उन्होंने दे रखा है, और वो भी किसका, इथेनॉल का। कितना दे रखा है, 0.040। आपको याद हो तो मैं बता दूं, मोल फ्रैक्शन जो है इथेनॉल पानी में है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। हम जो कर रहे हैं ये है 29 क्वेश्चन नंबर 29 आपकी एनसीईआरटी का, और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वैसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बताऊंगा। देखो, 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं क्यों अपने स्टूडेंट्स की परसेंटेज को कम करूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ वो सोच समझ के बोल रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें अगर नंबर ऑफ मोल इथेनॉल का पता लग जाए तो हम वो वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रह जाएगा, बाकी सब खत्म। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अज्यूम पहले ही पूरे क्वेश्चन के लिए ये मान के चल लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 लीटर पानी है। एज्यूम 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन टेकन। ठीक है, अब आपके दिमाग में जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन ने टेकन कर लिया, तो यार हमारे पास तो राइट आ गया ना, या तो सीधा सीधा वॉल्यूम 1 लिख दो, खेल खत्म। अब तो एक ही चीज रहेगी बस, क्या, नंबर ऑफ मोल रह गया। हमने पहले एज्यूम कर लिया कि यहाँ पूरा जो खेल हुआ है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के साथ हुआ है, जिसको एमएल में हम 1000 ml बोल देंगे। इसी एमएल के अंदर आपका सोल्यूट है, इसी एमएल के अंदर आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है। अब देखना जरा ध्यान से, जो चीज खास है उस चीज को ध्यान से देख लो, ताकि आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाए। सीरियस डिस्कशन इस टॉपिक के लिए भाई, इसके अंदर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी कम है, जैसे मैं मोल फ्रैक्शन की जगह वैल्यू रख देता हूं, तो आप इसमें एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। बताइए वो कंक्लूजन क्या है। देखो, ये वैल्यू इतनी कम है, यानी आप अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूँ तो 4% है, यानी 100 का चौथा हिस्सा, ठीक है ना। परसेंटेज में अगर मैं बोलूँ तो इसे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा कम है, यानी ये जो वैल्यू इतनी ज्यादा कम है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, न्यूमरेटर वैल्यू जिम्मेवार है। न्यूमरेटर वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। न्यूमरेटर वैल्यू क्या है, देखो आंसर कम आया है तो डिवाइड करके ही तो आया होगा ना आंसर कम, तो डिवाइड करके आंसर कम आया, तो न्यूमरेटर वैल्यू बहुत कम है, तभी तो आंसर कम आया है। यू नो वेरी वेल, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है। यू नो वेरी वेल, तभी मैथमेटिकली डिवाइड करने के बाद आंसर कम आता है।
तो ये वैल्यू इतनी कम है, तो यार ये वैल्यू Ne, ये तो Ne है, ये भी बहुत कम है। जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों वही तो हैं। N नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, दोनों कम है। तो ज्यादा कौन है? ज्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, सबके कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। मतलब इतना ज्यादा है, कैन यू इमेजिन कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल अगर कितना है, 0.0007 है, और दूसरा है नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना है, 55.55। तो मुझे बताओ ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा? यार ऐड करने के बाद आंसर वही आएगा ना, 55.5507। क्या तुम इस 55.5507 को यही लिख सकते हो, 55.55? हाँ, हम यही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये रफली वैल्यू यही है। मैथमेटिक है, का खेल है सारा, ध्यान से समझ लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल मैं पहले ही बोल चुका हूँ बहुत कम है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लग गया कम है? यार वैल्यू देख लो, ये देखो डिवाइड करने के बाद वैल्यू इतनी कम क्यों आई है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल, न्यूमरेटर वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है। डिनोमिनेटर में कौन ज्यादा है? डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल वाटर ज्यादा है। क्यों? नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल तो वही है ना जो ऊपर था। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल इतना कम है और वाटर इतना ज्यादा है, तो हम क्या कह देते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। और ये है इस पूरे क्वेश्चन का मेन आंसर। नंबर ऑफ, मुझे कई जिसको समझ में आ गया तो वो तो कर देते हैं, नहीं तो भाई रट के चले जियो एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा। जिसको ये समझ में आ गया तो वो बहुत लकी है, और वो इसको प्रॉपर समझ चुका है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल जो है वो बहुत ही कम है एज कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि डिवीजन वैल्यू बहुत ही कम आई है। वहीं से हमने अंदाजा लगा लिया ये वैल्यू बहुत कम है। तो कम है तो हम इस वाटर वाले को इसके एडिंग में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था। तो अब हमारे पास रह क्या गया नेग्लेक्ट करने के बाद? हमारे पास रह गया 0.4040। ठीक है, हमारे पास रह गया 0.040 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, जस्ट वाटर। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। अब तीन चीजें हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जिस बच्चे को तीन चीजें समझ में आ गई वो क्वेश्चन को सोल्व कर गया, और नहीं तो भाई फिर आप इसको एक काम करो, एग्जाम से पहले थोड़ा सा याद करके चले जाओ, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। वहां पर बैठोगे, इससे बढ़िया इसको याद करके चले जाओ, और समझना है तो भाई मैं अभी 2 बार 3 बार समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कुछ भी करके नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। तो नीचे देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर में क्या चाहिए, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। समझ रहे हो ना? तो मास इन ग्राम वाटर का कहाँ है, पता ही नहीं। ये क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया कि आप वाटर की डेंसिटी को क्या 1 मान के चलना। यार वो तो हमें ही पता है। अब सोचो, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल जो है वो बहुत ही कम है। ये रहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल इज वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। यानी ये इतना कम है कि अंदाजा लगाओ, एक बाल्टी पानी में आपने छोटा सा एक चुटकी क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। तो क्या आप नमक डाल के घोलने के बाद उस पानी को टेस्ट करोगे तो आपको नमक की का टेस्ट आएगा कुछ? क्योंकि पानी तो बहुत ज्यादा था, नमक बहुत कम था, एक चुटकी छोटा सा थोड़ा अमाउंट था नमक का। तो तुम्हें ऐसा लगेगा नमक है ही नहीं, नेग्लेक्ट, सारा पानी है। इसीलिए ये जो 1000 ml सॉल्यूशन है, हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर जो सोल्यूट है वो 0.001 ml है। इसीलिए हम पूरे ml सॉल्यूशन को क्या मान सकते हैं, पानी। तो 1000 ml पानी है तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1000 ग्राम वाटर, जो ml में वही ग्राम है। क्यों? क्यों? क्योंकि डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन
दे रखा है 1 ग्राम पर ml, राइट। अब यहाँ हमने 1000 ml को क्या मान लिया, 1000 ग्राम मान लिया, डिवाइडेड बाई 18 क्या होता है, पानी का मोलर मास। कैलकुलेशन 55.55 मल्टीप्लाई, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल आ गया, और जो था आपका 2.2 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल आ चुका है 2.2 मोल। अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, ये रहा, नंबर ऑफ मोल है 2.2 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर वो V1 है, आंसर आ गया 2.2 मोल पर लीटर। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किसी को डाउट है अपना हैंड रेज करो, क्योंकि अभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ 3 समस्याएं हैं, यानी 3 चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर तीनों के आपको आंसर पता है तो आपका ये आंसर प्रॉपर आ चुका है। इसमें पूरे में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। रेज योर हैंड अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है, मैं जितने भी डाउट है उन पे ब्लू कलर से मार्क करूंगा, ठीक है। सोच लो, रेज योर हैंड, आई एम जस्ट कमिंग। अभी तो मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, एग्जाम में आपको खुद इसके साथ डील करना होगा। तो अभी मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ हर वो छोटी चीज बताने के लिए। जतिन बताइए क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। जतिन नो कनेक्शन। ध्रुव बताइए। सर ये लास्ट वाला पार्ट बता दो एक बार। लास्ट वाला कौन सा पार्ट, बोलो उसको। लेफ्ट हैंड साइड नीचे सबसे डेंसिटी ऑफ वाटर वाला। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1 दे रखी है, और ये क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। 3 समस्याएं इस क्वेश्चन में। पहली, बच्चे यहीं फंस जाएंगे कि 1000 ml कहाँ से आ गया। तो ये हमने पहले ही मान लिया कि मान के चलते हैं सॉल्यूशन 1 लीटर है, यानी 1000 ml है, ठीक है भाई। पहली समस्या ये मान के चलेंगे, और नहीं मानोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होता भाई, फिर नहीं होगा ये। अच्छा, दूसरी समस्या, जैसे हम इस नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल को निकालने बैठ गए तो यहाँ हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो वो कहेंगे इसने इग्नोर क्यों कर दिया भाई। इग्नोर इसीलिए कर दिया क्योंकि जो वैल्यू है 0.04640 ये बहुत स्मॉल है। ये इतनी स्मॉल वैल्यू कब आई, क्योंकि आपका न्यूमरेटर स्मॉल था, तभी तो आई मैथमेटिक्स। अच्छा, न्यूमरेटर स्मॉल है तो यही न्यूमरेटर तो यहाँ भी है, तो ये भी स्मॉल है। इसका मतलब फिर ज्यादा अमाउंट में डिनोमिनेटर में कौन था, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर था, और वो इतना ज्यादा था कि हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल को इग्नोर कर दिया, वेरी स्मॉल, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, यही चाहिए था हमें। जैसे हम यहाँ निकालने बैठे तो तीसरी समस्या आगे खड़ी थी, क्या आपने पानी को के मास को 1000 कैसे मान लिया, मास इन ग्राम को 1000 ग्राम। कोई ये पूछेगा कि ये क्यों मान लिया, तुम कहोगे क्योंकि जैसे कि हमने बताया नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल बहुत स्मॉल है, वो इतना स्मॉल है कि 1000 ml में पानी एक चुटकी मात्र है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, इसलिए हमने उसको सॉलिड को इग्नोर ही कर दिया। ये मान के चलते हैं कि 1000 ml पानी ही है, और पानी की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ml की जगह हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। बाकी 18 जो है 18 वो इसका मोलर मास है, एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व। ये पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व यहाँ तक, ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा। हम अगली प्रॉब्लम की तरफ अब चल चुके हैं और स्टार्ट करते हैं अगली प्रॉब्लम। ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 34। प्रॉब्लम नंबर 34 को देखते हैं। यस जतिन, दोबारा कोशिश करते हैं। जतिन बताइए प्रॉब्लम। जतिन आप अनम्यूट हो चुके हो, बताइए। आपकी इंटरनेट में या कुछ ना कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सभी से तो बात हो पा रही है। अब्दुल बताइए। सर हमने न्यूमरेटर को नेगलेक्ट क्यों नहीं किया।
हाँ, न्यूमरेटर को अगर हम नेगलेक्ट कर देंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने ना डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल को इसलिए नेगलेक्ट किया क्योंकि वो पानी के कंपैरिजन में बहुत कम था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमेजिन करो 0.0007 की वैल्यू को आप 55.55 में ऐड कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 55.5507। यार ये तो वही आ गया जो ये था, तो वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है इसीलिए नेगलेक्ट कर दिया। वहां ऊपर कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ओके, तो और आगे चलते हैं भाई। आज का दूसरा बहुत खास क्वेश्चन, इसको भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट करके एक क्वेश्चन है, ये रहा, कॉपर सल्फेट 100 ग्राम कॉपर। हाउ कैन यू ऑब्टेन, हाउ मच कॉपर यू विल ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। इससे आप कितना ग्राम कॉपर ऑब्टेन कर सकते हो? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ये देखो कॉपर सल्फेट 100 ग्राम में बताना है, तो यहाँ देख लो भाई 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, ये 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है ये बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये भी किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये और करवा देना। ठीक है, तो ध्यान से आपको ये समझना है यहाँ पे कि 1 मोल कॉपर सल्फेट के बारे में आप क्या जानते हो? 1 मोल कॉपर सल्फेट कितना होता है यार? कॉपर का मास 65.5, जैसे एग्जाम में गिवन देंगे वो। सल्फर होता है आपका 32, ये होता है आपका ऑक्सीजन 64। तो आपको बताना आंसर क्या आएगा, प्लीज ऐड और बताओ आंसर क्या है। ऐड द वैल्यू एज अर्ली एज यू कैन। कॉपर की वैल्यू जो है मोलर मास में एग्जाम में गिवन होगी। फिर मैं एक बार डबल क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कॉपर की वैल्यू क्या है? 63.5। राइट 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 राइट, ये है आपकी 63.5 जो एग्जाम में गिवन होगी। तो बताइए आंसर क्या आया 63.5 के हिसाब से? ध्रुव बताइए। 159.5। 159.5, वेरी गुड, ये आंसर आ गया। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, ग्राम पर मोल है, क्योंकि 1 मोल है तो 1 ग्राम है, ग्राम पर मोल जस्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन कितना कॉपर? ये है तो सही 63.5 ग्राम, राइट। अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5। तो हमें कितना पूछा गया है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना होगा? इंटू में 100, जो भी आएगा आपका आंसर ग्राम में हो गया, गेम ओवर, खत्म। मैंने क्यों करवाया क्वेश्चन, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन था? आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 था। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पहले ही लगा हुआ है, ये भी हम अब कर चुके हैं। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद आज का लास्ट क्वेश्चन जो रह गया वो है आपका 34, जो डीएवी जैसे कई प्राइवेट स्कूल दे चुके हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों इतना खास है? क्योंकि इसके अंदर एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला भी पूछ लिया, एज यू कैन सी। इसके अंदर मोलर कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसके अंदर एसटीपी भी आ गया। तो यार टीचर क्यों ना पूछे, जब एक चीज से वो 5-5 चीजों की नॉलेज गेन कर सकते हैं बच्चे की, तो क्यों ना पूछे यार, जरूर पूछना चाहिए उनको। ठीक है, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, और अगर आपने वो बात बता दी तो ये लगा लो ये क्वेश्चन आप, ये दूसरों के लिए इतना खास और बड़ा क्वेश्चन होने के बजाय आपके लिए ये सिंपल स्टडी और बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये अभी के अभी। ठीक है, तो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ वो ये है, बताइए 1 मोल मीथेन गैस ले ली मैंने, ठीक है, कंडीशन है एसटीपी, बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? रेज योर हैंड, है कोई जो ये बता पाए?
अपूर्वा बताइए। सर 22.4 लीटर। वेरी गुड। किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है अगर कंडीशन एसटीपी है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ 10 लीटर गैस का मास ग्राम में कितना होगा? तो आप कह दोगे हाँ सर, बड़े आसानी से हम बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसा कि हमें पता है 22.4 लीटर जो गैस है, कौन सी, मीथेन, वो किसके बराबर होती है? 1 मोल के। ऊपर अब लिखा हुआ है 1 मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मोल को यू नो वेरी वेल कितना हो सकता है? ये 16 और 4 12 और 4 16 ग्राम हो सकता है। ठीक है। तो 1 लीटर जो है वो अगर मीथेन का मैं पूछूं तो आप कहोगे कि भाई 16/22.4। अगर मैं तुमसे 10 लीटर का पूछूं तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आ जाएगा वो ग्राम में क्या आ जाएगा आपका? 10 लीटर एससीपी, मतलब 10 लीटर गैस का वजन ग्राम में आ गया। सिंपल यार, बड़ा सिंपल। जब तुम्हें 22.4 लीटर का वजन ग्राम में पता है तो 10 लीटर में क्या दिक्कत है? वो भी निकल जाएगा। लो, निकल गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप सारा कॉन्सेप्ट कर सकते हो यार, बड़ा आसान लगेगा तुम्हें और बटर फ्लो की तरह चलेगा। बस इतना पता होना चाहिए कि किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है अगर कंडीशन एसटीपी हो और वो गैस 1 मोल गैस। ठीक है। चलो, अगर मैं आपको इसका उल्टा देता तो शायद आप इसका आंसर दे पाते। जैसे 10 लीटर गैस है और उसका वजन है 11.2 ग्राम। ठीक है भाई, 10 लीटर गैस का वजन है 11.2 ग्राम एसटीपी पे। तो बताइए उस गैस का 1 मोल गैस का वजन कितना होगा? ओके, 10 लीटर गैस का इतना वजन है। ओके, 1 लीटर गैस का कितना होगा भाई? 11.2 डिवाइड बाई 10। और हमें पता है कि 22.4 लीटर जो गैस होती है ना वो 1 मोल हो जाती है। तो 22.4 लीटर गैस का वजन कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 22.4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, मान लो यहाँ आंसर आ गया 30 आ गया, मान लो आंसर 30 आ गया, तो 30 ग्राम। क्या मैं इतने लीटर गैस को बोल सकता हूँ 1 मोल गैस? रेज योर हैंड। क्या मैं इतने लीटर गैस को 1 मोल गैस बोल सकता हूँ? रेज योर हैंड। शशांक बताइए। ओम शुक्ला बताइए। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतने लीटर गैस को बड़े कॉन्फिडेंटली एसटीपी कंडीशन है तो बोल सकता हूँ 1 मोल गैस। तो देखो ना, हमने क्या निकाल दिया, कमाल की चीज निकाल दी। 30 ग्राम 1 मोल गैस का वॉल्यूम। देखो हमने ये क्या निकाल दिया, 30 ग्राम पर मोल, यानी हमने उसका मोलर मास निकाल दिया। ये ट्रिक्स हैं सारी। अगर आपको ये चीजें याद है, ऐसी ऐसी चीजें याद है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml, जैसे ये याद है किसी भी गैस का किसी भी 1 मोल गैस का 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है, तो आप बहुत सी चीजें सोल्व कर सकते हो। राइट। तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और मैं उम्मीद है इतनी प्रैक्टिस का कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और अगर आप कुछ चीज सीखते हो तो इससे ज्यादा खुशी तो यार कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो तो ऑपरेशन थिएटर में आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने खेल को। ए वेल्डिंग गैस है, कोई भी एक वेल्डिंग गैस है, गैस का नाम नहीं बताया, ये बता दिया वो गैस कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है। और उसका छोटा सा सैंपल अगर आप जलाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी को जलाओगे तो दो ही चीज निकलेगी, हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वो कह रहा है कि क्या होता है, इट of it in oxygen it will give 3.38 gram of carbon dioxide, 0.690 gram of water, और कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे। तो बताइए कि ये 3 क्वेश्चन के आंसर बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो हमें जो चीज गिवन है यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज निकली है भाई? 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई? 44 ग्राम, जैसे कि हमें पता है इसका मोलर मास 44 ग्राम होता है, 44 ग्राम ऑफ CO2
प्रोड्यूस करता है क्या, कार्बन निकाल लो इसमें से कितना, 12, क्योंकि 12 होता है ना कार्बन का मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम। जाहिर सी बात है, सभी को पता लगी गया होगा। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करेगा, 12/44। तो अब बताना हमें 3.38 जो हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा, उसमें कितना आएगा। तो 3.38 पे देखो हमने क्या निकाल दिया, कार्बन की अमाउंट है 0.92 ग्राम। ठीक है, वैसे ही अब हम लिखेंगे यहाँ CO2 को 0.690। तो 0.690 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे भाई, H2O होता है 18 ग्राम H2O कंटेन या प्रोड्यूस, कंटेन होना चाहिए भाई, प्रोड्यूस का तो सेंस अलग है, कंटेन कितने ग्राम हाइड्रोजन, साफ साफ दिख रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो फिर 1 ग्राम H2O कंटेन 2/18, और हमें कितना गिवन है 0.690, मल्टीप्लाई 0.690, और हमारा आंसर आएगा यहाँ करने के बाद 0.077 ग्राम। ये हाइड्रोजन आ गया आपका, और ये क्या आ गया आपका, कार्बन आ गया। यहाँ कार्बन लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसे करके हाइड्रोजन लिखो। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं हम, परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, बड़ा सिंपल है, कार्बन ऊपर देख लो कितना है 0.92। तो 0.92 डिवाइडेड बाई 0.92 प्लस में 0.077 ऐड करके डिवाइड करके करोगे, इनटू में 100 भी करेंगे, परसेंटेज है तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ आएगा 92.2%। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे, ये तो 100 से माइनस कर लो, 100 माइनस में 92.2, तो आपका आंसर आएगा 7.8%। दोनों की परसेंटेज आ गई। इतना काम कर दोगे तब आपका यहाँ पर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। इतना काम कर दोगे तो आपके 2 मार्क्स आ गए यहाँ तक। अब हम अगले 3 नंबर के लिए जाते हैं। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, रेज योर हैंड। मैं इसलिए स्लो एंड स्टडी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी क्वेश्चन की अहमियत का पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेज योर हैंड अगर यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। अब हम देखो, अब ये क्वेश्चन कहाँ आ गया, अब ये क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला की दुनिया का हो गया। क्या लिखते थे वो, कैटेगराइज करते थे तो एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल, मोलर रेशियो, सिंपलेक्स मोलर रेशियो। ठीक है, ये कर देंगे। अब इसके बाद, ये सब होने के बाद, एलिमेंट कौन सा है भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, एलिमेंट है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, उसके बाद ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। परसेंटेज क्या क्या है अभी अभी निकाली हमने, 92.2% है, इसकी है 7.8% है। एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का, 12 का 1। नंबर ऑफ मोल क्या होगा, 92.2 डिवाइड बाई 12, 7.8 डिवाइड बाई 1, 7.8। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 7.7। मोलर रेशियो भाई, सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड कर दो, ये छोटी वैल्यू है इसको डिवाइड कर दो इससे, ये छोटी वैल्यू इसको डिवाइड कर दो 7.7 से, छोटी वैल्यू को सबसे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 1.01। ये आ जाएगा आपका सिंपल 1। इसकी राउंड ऑफ करने की भी कोई खास नहीं, 1 तो इतना आसान है। देखो ये तो तुम्हारे लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C1H1 यानी CH। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है।
अब वो क्या कह रहा है, मोलर मास निकालो। यार जब मोलर मास होगा तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनको तो पता ही है। हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी निकाल सकते हैं जब मोलर मास पता हो, तो इसीलिए उन्होंने मोलर मास भी कहा है। और मोलर मास के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 10 लीटर गैस का मास 11.6 ग्राम है। तो अभी अभी हमने क्या किया था एसटीपी कंडीशन पे, थोड़ी देर पहले याद करो क्या किया था। 10 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 11.6 ग्राम, राइट। तो 1 लीटर ऑफ गैस गैस एट एसटीपी कितनी हो जाएगी, 11.6 डिवाइडेड बाई 10। तो हमें 22.4 लीटर में निकाल रहे हैं हम। आपको पता है क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 22.4 लीटर गैस एसटीपी कंडीशन पर 1 मोल गैस होती है। यही तो खेल है यार, यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलना है यहीं पे फोकस कर दो, ठीक है ना। ये नहीं कि मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, एटॉमिक मास, तो बच्चों का खेल है। तो जैसे मल्टीप्लाई किया, सरप्राइजिंगली जो आंसर आया वो आया 25.98, विच इज नियरली इक्वल टू 26। हमें ना नंबरिंग वैल्यू में रखना ही पड़ेगा होल नंबर में, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि इतने मोल लीटर गैस एट एसटीपी को हम 1 मोल गैस बोल सकते हैं। यानी गैस का मोलर मास जिसकी अभी तक तलाश थी वो निकल चुका है, 26 ग्राम पर मोल। लो भी, ये आ गया आपका अगला आंसर। एक और आंसर आ गया, ये आपका एक और आंसर आ गया, ये दूसरे का भी आंसर आ गया। मोलर मास 26 है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो इसके लिए तो आप परफेक्ट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कई बार यूज कर लिया। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा n जो होता है वो होता है मोलर मास अपोन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो अभी अभी मोलर मास निकाला है 26। इंपेरिकल फॉर्मूला मास बताओ क्या होगा भाई, CH का। रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड। यस मिस्टर हर्ष बताइए। 13 ग्राम। 13 ग्राम। 13 ग्राम हो गया भाई इसका। 12 और 1 13, 13 सीधा सीधा वैल्यू ये नंबर में आती है 2। n की वैल्यू 2 का मतलब यहाँ 2 रखो, एम्पेरिकल CH है। योर आंसर इज C2H2। क्या कोई जीनियस है जो इसका नाम बता सकता है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला का हम नाम बता सकते हैं, तो है कोई जीनियस जो बता सकता है C2H2 क्या होता है? रेज योर हैंड। शशांक बताइए। एसिटिलीन और इथाइन और एसिटिलीन दोनों। इथाइन, इथाइन, वेरी गुड। इसे इथाइन बोलते हैं और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम बहुत जरूरी है, एसिटाइलिन या एसिटिलीन, ठीक है ना। एक इथाइलिन होता है, वो होता है इथीन, और ये होता है एसिटिलीन, ठीक है। तो ये आपका एसिटिलीन हो गया, और ये वो कमाल का क्वेश्चन हो गया, खत्म। किसी के मन में भी डाउट हो तो अपना हैंड रेज कर दो। कोई भी डाउट, यहाँ आप रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन की गंभीरता का पता है कि कितनी बार एग्जाम में आया है और कैसे आया है। तो आप भी डाउट, कोई भी रिस्क मत लेना। ओके ध्रुव बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर यहाँ पे n क्या है? ओ भाई, आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की क्लास ली है? नो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। भाई उसको ना रिकॉर्डेड क्लास आपके पास है वो ले लेना, क्योंकि हमने पूरे क्लास में एन को डिस्कस किया है। एन एक नंबरिंग वैल्यू होती है, ये फॉर्मूले से निकलती है। एन इज ए होल नंबर जिसकी वैल्यू 1 2 3 वगैरह जो है वो आती है। होल नंबर में तो 0 भी होता है। ये नेचुरल नंबर, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका ये चैप्टर खत्म। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, C2। C2 इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ इंट्रोडक्शन आधी क्लास में मैं इसमें दे दूंगा, और अगली क्लास में हम इस पे टूट के पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो भाई ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन, C2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना के दिखाओ, तो आप बड़े आसानी से इस चीज को बना देते हो कि भाई इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या? बीच में होता है न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल को आप के, एल, एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बीच में जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो लगभग सभी को पता ही लग गए होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि चारों तरफ घूमते हैं, इन पर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पहली शेल में 2, अगली शेल में 8, फिर अगली शेल में 8। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन तीनों को एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। अब तक तो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ ही लिया होगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। शशांक, वेरी गुड, बताइए। सब एटॉमिक पार्टिकल। गुड, इसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, ये होते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन ये तो आज की क्लास में लास्ट की जो बोहर थ्योरी है, उसको देखकर हमें ये पता लग गया, बोहर थ्योरी को देख के पता लग गया। लेकिन क्या कहानी इतनी ही आसान थी कि हमने ये बता दिया कि भाई ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल वगैरह 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 वगैरह? तो जो कहानी जो है वो इतनी आसान नहीं थी। उसकी जो शुरुआत थी वो बहुत पहले से कोशिश की गई थी। तो लगभग 400 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, कितने 1500-1600 साल पहले पता लग गया था कि एटम जो है एक अनकटेबल, नॉन डिविजिबल पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, हिंदी में इसे अणु, परमाणु, अणु कहते थे। और कई सालों बाद डाल्टन ने 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया इसकी पॉइंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। ये थ्योरी भी यही बताती थी कि एटम इंडिविजिबल होते हैं, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और दुनिया का अगर कोई सबसे छोटा पार्टिकल है तो वो एटम है। आइसोटोप्स के बारे में भी बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, लेकिन यही जो कहानी है वो तब बदल गई जब 1830 में एक छोटे घर से आने वाला माइकल फैराडे, उसने कहानी पलट के रख दी सारी सारी। उसने क्या बताया? तब तक सब यही सोचते थे कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल, जो कि डाल्टन एटॉमिक ने बताया था, न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन माइकल फैराडे ने बताया कि यार ये न्यूट्रल पार्टिकल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि माइकल फैराडे ने बहुत किया था, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, आपने बड़ा पढ़ा होगा। तो उसमें ना 2 ऐसे रोड होती हैं, इस तरीके से ये 2 रोड होती हैं। तो इसने कहा कि यार अगर यही बात है तो पॉजिटिव और नेगेटिव रोड पे ये अपोजिटली चार्ज पार्टिकल चिपक कैसे जाते हैं? जब ये न्यूट्रल है, जब इस पे कोई चार्ज है ही नहीं एटम पे, तो ये चिपकते क्यों हैं? इसका मतलब एटम पे कोई ना कोई चार्ज तो है। आज के टाइम में हमें पता है कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। तो यानी कुछ ना कुछ तो चार्ज है भाई इस पे। और जैसे ही चार्ज का पता लगा कि इस पे कुछ ना कुछ चार्ज है, तो वही एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की, और जे थॉमसन ने पहला एक्सपेरिमेंट कर दिखाया इस चार्ज को देखते हुए। सबके दिमाग में चीजें आ गई थी कि यार कुछ ना कुछ तो बात है एटम के अंदर भी जो चार्ज कैरी करता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया गया, जिसको कैथोड रे ट्यूब
एक्सपेरिमेंट बोला गया। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, हालांकि इसकी हिंट माइकल फैराडे ने दे दी थी कि एटम पे कोई चार्ज होता है। बस उसी की डिस्कवरी के लिए चार्ज 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 को ढूंढते ढूंढते जे थॉमसन ने शुरुआत कर दी। हालांकि जे थॉमसन का जो मॉडल था वो गलत था, और इसके बाद रदरफोर्ड आया, उसका मॉडल भी गलत था। उसके बाद एक साइंटिस्ट और भी आया, लूथर मेयर, भी गलत था। ऐसे मतलब 3-4 साइंटिस्ट गलत थे, लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ते हैं। और कोटा फैक्ट्री अगर आपने देखी हो तो उसमें थोड़ी बेइज्जती करी गई है केमिस्ट्री की कि यार सब कुछ गलत था तो हम पढ़ क्यों रहे हैं पागलों की तरह। यार एक बात बताओ, अगर जे थॉमसन शुरुआत करता ही नहीं तो क्या बोहर आ पाता? तो इसीलिए हमें इन चीजों को स्टार्टिंग से देखना होता है कि इस साइंटिस्ट ने ऐसा क्या डिस्कवर किया जिसकी हेल्प से अगला साइंटिस्ट उस पर लगा। तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखनी है, तो मैं पहले लिख देता हूँ सारी की सारी चीजें। भाई पहली चीज तो ये है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी थी। ये 14-15 चीजें हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? तो नाम आता है किसका? जे थॉमसन। हालांकि इसने जब डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, तो इसने इलेक्ट्रॉन का नामकरण नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? स्टोनले नामक एक साइंटिस्ट था, उसने। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया। अगला है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। रेज योर हैंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में अगर किसी को पता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी? ध्रुव बताइए। गोल्डस्टीन, यूगेन गोल्डस्टीन। बिल्कुल, ई गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये ई गोल्डस्टीन। और बाकी इंटरनेट वगैरह पे किसी दूसरे साइंटिस्ट का नाम हो मत लिखियो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी इसी को एक्सेप्ट करेगी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ आता है जेम्स चैडविक, इसने की थी। नंबर 4 पे है आपका डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम रॉन्टजीन। जो आज हम एक्सरे करते हैं ये इसकी देन है, रॉन्टजीन। ठीक है, कैसे टंगस्टन फिलामेंट से एक्सरे निकलती है ये भी इस चैप्टर में पढ़ लोगे आप। नंबर 5 है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, भाई ये जो है ये है आपका हेनरी बैक्वेरल। इसने डिस्कवरी करी थी एक्सरे की। हेनरी बैक्वेरल, इसकी वाइफ थी मैडम क्यूरी। तो पूरी क्यूरी फैमिली जो है, मतलब मैडम क्यूरी के साथ साथ था, तो पूरी क्यूरी फैमिली जो है वो सारे साइंटिस्ट थे। नंबर 6 पे अगर बात की जाए रेडियो एक्टिविटी के बाद, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जर्मनी और इंग्लैंड और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत साइंटिस्ट पैदा हुए हैं। तो वहां पे पूरी फैमिली की फैमिली साइंटिस्ट होती है। बेटी ने भी नोबेल जीत रखा। नोबेल तो ऐसे जीतते हैं जैसे चलते फिरते रेस जीत लियो। बता दूं मैं, इंडिया के पास अब तक उनके 5 नोबेल है, और टोटल नोबेल जो हैं वो आई थिंक 500 के आसपास नोबेल है। इंडिया के पास 5 नोबेल है जो इंडियन सिटीजन के नाम पे हैं। तो 5 नोबेल तो मैडम क्यूरी के परिवार में थे। 2 नोबेल तो मैडम क्यूरी के नाम पे थे। एक ही बंदा दो नोबेल। तो सोचो कितनी इंटेलिजेंसी, कितना सपोर्ट मिलता होगा। यहाँ ज्यादा पॉलिटिक्स ज्यादा है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं कितना 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहीं पे नंबर 7 पे मैं लिख रहा हूं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सॉरी, ये मास है। ठीक है ये मास है।
मास ऑफ प्रोटॉन, अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो ध्यान से देखना। मास ऑफ प्रोटॉन ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और नंबर 8 पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। रेज योर हैंड। इन तीनों को ध्यान से देखकर बताइए कि इनमें से सबसे भारी कौन है, सबसे हैवी कौन है। हर्ष बताइए। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे हैवी है। और बताइए सबसे हल्का कौन है, रेज योर हैंड। ओम बताइए सबसे हल्का कौन है। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, वेरी गुड। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। और भारी कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप अंदाजा लगाइए कि ये 27 है, माइनस में ये 31 है, यानी कितने 1000 टाइम ये इससे हल्के हैं, न्यूट्रॉन इनसे हल्का है। इसीलिए जो मास होता है ना एटम का, वो इग्नोर कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। तो दो ही मास लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। नंबर 9 पे है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आएगा स्पीड ऑफ लाइट। भाई ये क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नंबर 11 पे है आपका, नंबर 11 पे है सब एटॉमिक पार्टिकल भी हो गए। चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। नंबर 12 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका प्लस है तो इसका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम सेम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, कोई चार्ज नहीं। और नंबर 14 हु नेम्ड इलेक्ट्रॉन, आंसर स्टोनले। ठीक है, तो यहां तक के आपको ये टर्म्स हैं जो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। बाकी हम करेंगे अगली क्लास में चैप्टर को स्टार्ट अच्छी तरह से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब के लिए कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।